हेलो एवरीवन। मैंने जैसा कहा था आप लोगों को कि मैं क्वेश्चन अपडेट करूंगा जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं फॉर द बोथ नीट एंड जे। पार्टिकुलर यहाँ पे एमसीक्यू मैं केवल अपडेट कर रहा हूँ अभी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विच रिमेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर जो डिपेंड नहीं करता है। तो अब सुनो, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें अगर वॉल्यूम टर्म यूज़ नहीं होगा, जिसमें क्या हमने कहा वॉल्यूम टर्म यूज़ नहीं होगा, तो वॉल्यूम टर्म अगर यूज़ नहीं होगा तो वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। कहो क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से किसी का भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ता है तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, जो जनरल फिनोमेना है। तो जहाँ भी अगर वॉल्यूम टर्म यूज़ हुआ है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जिसमें वॉल्यूम टर्म यूज़ नहीं हुआ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। चलो एक एक को याद करो। मोलारिटी क्या सीखे हो? मोल्स पर लीटर। नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉर्मलिटी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, यहाँ पे जो फॉर्मल जो होता है ये भी उसका मोलर मास ही बताता है, लेकिन वो किसका, चार्ज स्पीसीज का बताएगा। यानी यहाँ पे ये क्या है, मोल्स पर लीटर। लेकिन यहाँ अगर आपको याद होगा तो मोल्स पर केजी। तो यहाँ पे गौर से देखो, ऊपर में मोल है और नीचे में केजी, दोनों ही कोरिलेटेड विथ मास। यही कारण है कि मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलिए अब सुनिएगा, केवल मोलालिटी ही नहीं होता है, सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, और जैसे परसेंटेज बाय वेट है तो यानी वेट बाय वेट का टर्म है। ऐसे पीपीएम अगर होगा ये भी अगर वेट बाय वेट का टर्म होगा, यानी जहाँ भी वेट है, जैसे मोल फ्रैक्शन में भी ऊपर में मोल नीचे भी मोल, मोलालिटी में मोल्स पर केजी। तो ये चारों टर्म आपको याद रखिए क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी में ये लिखा हुआ है। मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वेट यानी वेट बाय वेट, और पार्ट्स पर मिलियन बाय मास कहो या वेट बाय वेट कहो, ये चारों का चारों टर्म कैसा होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जिसे कहता है नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोलर H3PO4। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले हम एक ट्रिक सिखाते हैं, नेम। नेम क्या है सुनिएगा, नेम में n पहले है n और m कहाँ पे है, बाद में। तो n इक्वल टू m, यानी कि क्या कहा मैंने, गौर से सुनिएगा, n इक्वल टू बाद में आया m, तो m इनटू, अब क्या करो, वैलेंसी फैक्टर। होता क्या है दिक्कत कि लोग भूल जाते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, या मोलारिटी बराबर नॉर्मलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इसी को याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बनाया है। फिर से बोलो, नेम, नेम में n पहले आया, दैट मीन्स नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब बताओ, चूंकि वैलेंसी H3PO4 की होती कितनी है, H3PO4 का वैलेंसी होता है 3, तो 1 इंटू 3 यानी 3 नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ याद रखना, यहीं पे अगर आप लोग जैसे देख रहे हो तो काइंडली आप लोग को एक रिक्वेस्ट है मेरा, कॉपी पेन लेकर के बैठो और बगल में जैसे एक समरी टाइप का लिखते जाना, जो कि बहुत कुछ हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जैसे फॉस्फोरस का ही 3 एसिड जो आप लोग के सिलेबस में पढ़ना है, एक पढ़ना है H3PO2, एक पढ़ना है H3PO3, और एक पढ़ना है आपका H3PO4। गौर से देखना, इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है H3PO2 का वो होता है 1, H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर 2, और H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर 3। तो ये चीज़ आप सबको याद रखना है। मैं क्लास में कम से कम 2-3 बार इसको सिखाता हूँ। एक बार तो जब फॉस्फोरिक एसिड पढ़ा रहा था उस वक्त, फिर एक बार पीरियड टेबल में पढ़ाता हूँ, एक बार इक्विवेलेंट वेट में बताता हूँ, फिर भी लोग गलती करते हैं। तो फिर से देखिएगा, H3PO2 का वैलेंसी 1, H3PO3 का 2, H3PO4 का 3। तो ये कंसेप्ट याद रखिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है 500 ग्राम टूथपेस्ट है, तो एक सैंपल लिया गया है जिसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन है। ठीक है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ ppm, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि 500 ग्राम में 0.2 फ्लोराइड से। तो पूछा कि ppm बताओ। देखो मिलियन मतलब कितना होता है, 10⁶, बस यही आपको सोचना है। तो कुछ नहीं करना था। देखो इसी तरह से
क्वेश्चंस को बड़े आराम से बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि परसेंटेज बाय वेट का टर्म है और पीपीएम बाय वेट में निकालना है, तो उसको भी हम ऐसे सोच सकते हैं। तो सोचेंगे अभी, चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मिलियन मतलब कितना, विथ रिस्पेक्ट टू 10 टू द पावर 6। हमको क्वेश्चन में क्या दिया कि 500 ग्राम में 0.2 है, तो 10 टू द पावर 6 में कितना हो गया आंसर। हमने क्या किया, फिर से देखेंगे सब लोग। हमने क्या किया, 500 ग्राम में दिया हुआ था, तो 500 ग्राम में 0.2, मिलियन मतलब कितना 10 टू द पावर 6, तो 10 टू द पावर 6 में कितना आ गया आंसर। अगर मान लो ये परसेंटेज बाय वेट का कंसेप्ट रहता, मान लो 100 में दिया रहता, मतलब दिया रहता आपको कि परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है और निकालना है पीपीएम बाय मास, ठीक है, ये कहा आपको निकालना, तो कैसे सोचते। तो यहाँ देखो जैसे 500 ग्राम में इतना है, तो वहाँ पे क्या करते, परसेंटेज मतलब कितना 100 ग्राम में सोच लेते 0.2, तो मिलियन मतलब कितना 10 टू द पावर 6 में कितना निकल जाता। करना कुछ नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट दिमाग में रखो कि 500 ग्राम में ये हमको दे रखा है 0.2, तो पूछा हमसे मिलियन यानी 10 टू द पावर 6 में कितना, परसेंटेज होता है यानी 100 लेते। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब आ गए हम लोग रॉल्ड्स लॉ पे। चलिए कहता है, क्वेश्चन है, कहता है 1 मोल ऑफ हेप्टेन, वेपर प्रेशर उसका प्योर दिया हुआ है 92 mm ऑफ Hg, वाज मिक्सड विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन, वेपर प्रेशर दिया हुआ 31 mm ऑफ Hg, दैट इज प्योर वेपर प्रेशर। तो पूछा आपसे वेपर प्रेशर रिजल्टिंग आइडियल सॉल्यूशन कितना होगा। एक बात बताओ, आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब सॉल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकालना होता है तो दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ होना चाहिए थे, यहाँ पे हमने गलत बाय मिस्टेक डाल्टन्स लॉ लिख दिया है, कोई बात नहीं, ये रॉल्ड्स लॉ है और लिखने ध्यान नहीं रहा। कहता है द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों के वेपर प्रेशर का क्या होगा, सम। तो ये कहाँ पे होगा, ये होगा सॉल्यूशन में, और ये हमको दे रखा था, ये जो वेपर प्रेशर दे रखा था ये क्या था, प्योर था, ये प्योर वेपर प्रेशर था। तो हमने क्या किया, ये निकालने का तरीका रॉल्ड्स लॉ ही ने बताया था कि मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकालने का तरीका, इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में इनटू प्योर वेपर प्रेशर। फिर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर निकालने का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इनटू प्योर इसका वेपर प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन हमने कैसे निकालना, गौर से देखो, हेप्टेन का 1 मोल दिया था और इसका 4 मोल दिया था, तो टोटल कितना हो गया 5। तो मोल फ्रैक्शन कितना, 1 इसका डिवाइडेड बाई टोटल 5, और इसका वेपर प्रेशर दे रखा था 92। अब इसमें आ जाओ, इसका मोल दे रखा था 4 और टोटल मोल हो गया 5 इंटू इसका वेपर प्रेशर था 31, सबको जोड़ दिए, आ गया आंसर। कुछ नहीं, थोड़ा सा देखो इस तरह के क्वेश्चन को बनाओ, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तभी जाके वो जो थ्योरी है उसको आप अप्लाई करना सीख पाओगे। नहीं तो ये थ्योरी लोग होता है कि ना डायरेक्ट केवल क्वेश्चन देखने लगता है, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग लोग देखने लगते हैं। तो थोड़ा सा अप्लाइड क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करो। चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 750 एट 373। तो पूछा दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। एक बात बताओ, हमको वेपर प्रेशर दिया है और पूछा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। एक बात बताओ, 373 केल्विन का मतलब क्या, बॉइलिंग टेम्परेचर, पानी जहाँ पे बॉयल करेगा। अब पानी जब बॉयल करता है तो बताओ कि जो मेरा P0 होगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो 373 पे कितना होगा, 760। इस क्वेश्चन में यही सोचना था, 760 mm ऑफ Hg यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। पानी बॉयल कहाँ पे करता है, जब जब पानी का अपना वेपर प्रेशर आउटर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, यानी कि वहाँ पे जो P0 होगा वो कितना हो जाएगा 1 atm यानी 760। बस यही करना था। बोलो रॉल्ड्स लॉ में क्या पढ़े हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
हमने आपको सॉल्वेंट का 373 पे पानी का कितना था 7, ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये आपको सोचना होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये सॉल्यूशन का दे रखा था 750 डिवाइडेड बाई 760 बराबर 1, तो आगे मेरा 1/76। कुछ नहीं, यहाँ पे सोचना था कि जब पानी एक्वस सॉल्यूशन बॉयल कर रहा है तो वहाँ पे जो एक्वस मतलब पानी वहाँ पे सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 60 torr at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इट फॉर्म्स ए आइडियल सॉल्यूशन विथ लिक्विड बी। ठीक है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मेरा दिया हुआ है, द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 84 at 27। तो पूछा आपसे द वेपर प्रेशर ऑफ बी कितना होगा। एक बात बताओ, एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन पता हो जाएगा। ये मोल फ्रैक्शन का जोड़ कितना होता है 1, यानी बी का है 0.2 तो इसका होगा 0.8। चलो सोचते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू उसका अपना वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, फिर मोल फ्रैक्शन इनटू उसका अपना वेपर प्रेशर। देखो तो टोटल वेपर प्रेशर दे रखा था, ए का मोल फ्रैक्शन पता चल गया हमको 0.8, इसका वेपर प्रेशर दिया होता है, इसका मोल फ्रैक्शन दिया होता है 0.2, तो इसका नहीं निकल जाएगा, एक इक्वेशन एक अननोन आ गया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन अप्लाइड बनाना सीखोगे, वो खुद ब खुद हाथ चलना शुरू हो जाएगा, दिमाग आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहता है कि 1 मोल ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 2 moles ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मोल शुगर को हम 2 मोल पानी में डाले हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिलेटिव टू दैट ऑफ प्योर वाटर। गौर से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन अप्लाइड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी PS डिवाइडेड बाय P0 हमको निकालना है, PS डिवाइडेड बाय P0 निकालना है। गौर से देखिएगा, रिलेटिव लोडिंग में वेपर प्रेशर नहीं है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय किसके, प्योर वाटर, यानी P0 निकालना है। तो सबसे पहला आप एक काम करोगे कि दोनों का आप क्या करो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन, ये तो आप फॉर्मूला पढ़ रखे हो। मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3, क्यों 1/3। और से देखो क्या कहता है, एक का मोल 1 है, शुगर का मोल 1 है, और पानी कितना है मेरा, पानी 2 मोल है, तो टोटल कितना हो गया 3 मोल। तो यानी कि शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो कितना हो जाएगा 1/3, यही तो लेते हैं सॉल्यूट का। चलो देखो अब यहाँ हमने क्या किया कि निकालना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यानी ये हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले देखना है इसका सॉल्यूशन कैसे किया। ये हमें पता था 1/3, इतना हमने सोच लिया। अब हमने क्या किया कि इधर भी -1 कर दो, इधर भी -1 करोगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, क्या हो गया P0 से P0 कट गया, ये वाला ऊपर जाएगा -3, तो ये क्या बचेगा -2/3, और इधर बचा -PS/P0, माइनस से माइनस कट गया, कितना आंसर हो गया 2/3। एक बार खुद से बनाइए, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वो सुनिए नहीं और देखिए नहीं, मैं बार बार कर रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मतलब ये अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, और मे भी इसमें से आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से कीजिए। अब कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेंट 6.8 ग्राम पर लीटर, यानी कि इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ ग्राम पर लीटर में, और कहता है इट इज़ आइसोटोनिक टू 5% सॉल्यूशन 2 बार लिखा गया, सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई एक सॉल्यूशन है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आपसे मांगा है कितना होगा। चलिए सोचते हैं, आइसोटोनिक मतलब क्या, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है। वेपर प्रेशर का क्या एक्सप्रेशन पढ़े हो, CRT, क्लियर है। अब बोलना C क्या है मेरा, कंसंट्रेशन, ग्राम पर लीटर मतलब 8.6 इन 1000, क्लियर है, इन 1000 मिलीलीटर, ये क्लियर है इसका। और ये क्या है आपका कि इसको अगर मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर हो जाएगा। और यहाँ आ गया मेरा, जैसे 5 था तो 5 कितना में था 100 में, 5% था तो 5% कितना में था 100 में, यही छोटा सा चीज़ है, लोग यहाँ पे खूब गलती करता है, केवल 5 ले लेता है, 5% मतलब 5 कितने में 100 में, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आया, ये था लीटर में, ये था 100 में। अब इसको आप डिवाइड कर दो, यहाँ से मोलर मास निकल गया,
349। बस देखो यही छोटा सा एप्लीकेशन था, ग्राम पर लीटर, तो ग्राम को पहले मोलर मास से डिवाइड किए, मोल आ गया मेरा, लीटर को रहने दिए, और यहाँ परसेंटेज था, मान लिया उतने ही ग्राम है, तो कितने में होगा, 100 ग्राम में, तो 100 ले लिया। अब यहाँ से कट के आ गया मेरा 349। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा? इसका आंसर ये है। कहोगे सर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है यहाँ पे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, नहीं। सुनिए एक मिनट, कभी आपने पढ़ा होगा कि जितना भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये जितना ज़्यादा मोल होगा उतना ज़्यादा इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। तो बोलो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखना एक मिनट, सुनना है गौर से। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 10 का सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा था? फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ, डिप्रेशन यानी कि कोई मान लो घट के -10 चला गया और कोई मान लो घट के -5 गया, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है? ये -5 वाले का ज़्यादा है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका डिप्रेशन ज़्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो जिसका डिप्रेशन किसका ज़्यादा होगा? ये 10% वाले का सबसे ज़्यादा, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। इसमें डिप्रेशन कम होगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर से सुनिएगा, जिसमें डिप्रेशन ज़्यादा हुआ यानी मान लो कोई -10 चला गया और जिसमें डिप्रेशन कम हुआ मान लो -5 गया, ठीक है। तो 273 में घटा के देखो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 263। यहाँ कितना हो जाएगा? 268। तो बताओ तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका 268 केल्विन और इसका 263 केल्विन, किसका ज़्यादा है? जिसमें डिप्रेशन डेल्टा टी कम है उसका, गौर से देखो, आपका जो टी नॉट यानी कि टी एस जो होगा, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इससे ज़्यादा है। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, तो और भी इसका क्वेश्चन है जो मैं जस्ट अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट, एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने भी आपके दोस्त होंगे सर्किल में, अभी जैसे कोटा से भी बच्चे लौट के आ गए, तो उनसे भी शेयर करो कम से कम क्वेश्चंस। मुझे पता है कि आप लोग क्या चाहते हो, आप तो चाहते हो कि बोर्ड पे उस तरह से पढ़ा। देखो क्वेश्चन वगैरह की एफिशिएंसी वो बोर्ड पे नहीं आ पाएगी, भले आप फेशियल एक्सप्रेशन देख करके कुछ समझने की कोशिश करो, दैट इज़ अनदर थिंग। बट ये जो क्वेश्चन की एफिशिएंसी है ये आपको इसी तरीके से आएगा। ये जो तरीका है मैंने अपनाया है अनअकैडमी से, ठीक है। वो अनअकैडमी पर आपको टोटल के टोटल लेक्चर्स इसी तरह से मिलेंगे। तो ये एफिकेसी ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड का कनेक्टिविटी ऑनलाइन में। हाँ, बोर्ड की कनेक्टिविटी क्लासरूम में बेहतर है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम को कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, फिर भी आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम बच्चों से शेयर कीजिए ताकि सबका बेनिफिट हो सके, और मैक्सिमम बच्चों को बताइए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।